हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, उसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है क्षारक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्षारक। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बेसेज बोलते हैं, बेस, क्षारक। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ाने से पहले कि हम अम्ल पढ़ चुके हैं। अम्ल की परिभाषा क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। आज हम इस चैप्टर का दूसरा जो टॉपिक बनता है क्षारक, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जो क्षारक होते हैं उनके अगर स्वाद की हम बात करें तो जनरली हम क्षारक की क्या परिभाषा देते हैं? क्षारक वे यौगिक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। तो इसका अपोजिट में क्षारक का स्वाद हम क्या बोलते हैं? कड़वा होता है, बीटर होता है। तो ऐसे स्वाद वाले यौगिकों को हमने क्या कह दिया? क्षारक बोल दिया। लेकिन बाद में जो आर्हेनियस की परिभाषा आई, जैसे अम्ल की परिभाषा उन्होंने दिया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आर्हेनियस ने क्षार के लिए भी परिभाषा बनाया। ठीक है, आइए उस परिभाषा को हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्षारक की जो परिभाषा पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल सी परिभाषा। लेकिन आर्हेनियस ने क्या लिखा था इसको? आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अनुसार जो इसकी परिभाषा दी वो क्या है? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे यौगिक होते हैं, क्षारक वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में, जल में घोलेंगे तो जलीय विलयन बनाएंगे, तो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल, जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, जिसको हम लोग बच्चों ब्रैकेट में OH माइनस आयन कहते हैं, OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, यानी जो आर्हेनियस थे उन्होंने क्षार की परिभाषा क्या दी है? क्षारक वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्षारक। अब बहुत सारे बच्चे क्षारक और क्षार में परेशानी फील करते हैं। क्षारक को बच्चों हम लोग कहते हैं बेस और क्षार को हम लोग कहते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। जनरल सी बात है। देखिए, क्षारक जो होते हैं उनमें से, जैसे मान लीजिए क्षारकों की संख्या 10 हमने क्षारक ले लिया, तो वे क्षारक, ध्यान दीजिएगा, वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से विलय हो जाते हैं। मतलब क्या है? वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाएं? विलय हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। पुनः से समझेंगे, क्षार किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुल जाएं वे क्षार हैं और वो क्षारक भी होंगे। अब एक बात और है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, आप लोग लिख लेंगे, सभी क्षार, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक
क्षार नहीं होते। मतलब क्या समझते हैं? वे क्षारक जो पानी में घुलेंगे बस उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो इसकी परिभाषा सेट हो रही है ना, सभी क्षार, जितने भी क्षार होंगे भाई इसी के रूप हैं तो क्षारक होंगे। लेकिन अगर सभी क्षारकों को हम कह दें कि क्षार हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। केवल वे ही क्षारक जल में घुलते हैं जो क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें तो KOH, इसको जल में घोलिएगा तो पूरा घुल जाएगा। अगर हम NaOH की बात करें तो इसको भी हम जल में घोलते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अगर हम NH4OH की बात करें तो इसको भी हम जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। तो ये तीनों तो क्षारक हैं, लेकिन जल में भी चूंकि घुल रहे हैं इसलिए इनको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? क्षार की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी जनरल सी परिभाषा क्या रही? क्षारक क्या है और क्षार और क्षारक में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, अब क्षार के प्रकार भी होते हैं। जैसे क्षारक के प्रकार हम लोग पढ़े हैं ना, तो कई प्रकार के, जैसे प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार होते हैं। तो आइए हम क्षारों के क्या कर लेते हैं? प्रकार को स्टडी कर लेते हैं। इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब हम लोग बच्चों ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्षारक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने अम्लों के प्रकार पढ़ा था उसी तरह से क्षारकों के प्रकार भी पढ़ेंगे। बेस, टाइप्स ऑफ बेसेज, टाइप्स ऑफ बेसेज। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसेज। फर्स्ट वन इज, पहले बेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसेज। दूसरा क्या होता है? दुर्बल क्षारक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वीक बेसेज, वीक बेसेज। पहला हेडिंग पुट करते हैं यहाँ पे, प्रबल क्षारक। अगर आपको प्रबल क्षारक की परिभाषा बतानी है तो प्रबल अम्ल की परिभाषा याद करिए। आपने क्या बोला था? वे यौगिक या वे पदार्थ जिनको जल में घोलते हैं तो अधिक मात्रा में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। यहाँ पे चूंकि H+ आयन नहीं देना है, OH- आयन देना है, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देना है। तो परिभाषा कैसे बैठेगी? वे पदार्थ या वे यौगिक जिनको जल में घोलते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। यहाँ पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। लिखेंगे वे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित होकर अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल, अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल OH- आयन प्रदान करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लेते हैं NaOH, ये प्रबल क्षारक है। देखिए इनको जब जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Na+ और OH- में टूटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्षारकों में केवल एक ही ऋण आयन होगा, वो होगा कौन? हाइड्रॉक्सिल आयन। इससे ज़्यादा कोई दूसरा ऋण आयन नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको पोटास भी बोलते हैं। पोटेशियम में K+ होता है, OH क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए OH को, मैंने कहा था ना, ये क्या कर रहे हैं? जब जल में घोल रहे हैं तो कौन सा आयन दे रहे हैं? ऋण आयन में OH- आयन दे रहे हैं, इसीलिए क्या है? क्षारक हैं। और प्रबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जल में घोलते हैं ना तो पूरे के पूरे आयनित हो जाते हैं और अधिक संख्या में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या?
प्रबल क्षारक। ठीक, दुर्बल क्षारक को नोट कर लीजिए। यहाँ पे हेडिंग मैं बदल देता हूँ, दुर्बल क्षारक। वीक एसिड, इसमें वैसे ही सेम परिभाषा होगा, वे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, नहीं, यहां से लिखेंगे पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूरे के पूरे आयनित नहीं होंगे, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और कम संख्या में, वहाँ अधिक संख्या था, यहाँ क्या लिखेंगे, कम संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिएगा NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, इसका क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, इस क्षारक का नाम है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। जब इसको हमने जल में घोला तो ये दो आयनों में टूट गया, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन, यह है हाइड्रॉक्सिल आयन। ये भी क्या है, एक क्षारक है, लेकिन ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हम पहचानेंगे। चलिए हमने सूत्र याद कर लिया कि NaOH प्रबल क्षारक है, यह दुर्बल क्षारक है। ठीक है, आपने कहा दिया कम संख्या में आते हैं, वो अधिक संख्या में निकलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या है, प्रूफ क्या है। तो इसके लिए आप लोग पढ़ेंगे pH स्केल। क्या पढ़ेंगे, pH पैमाना, जिसको सोरेंसन ने दिया था। उस पैमाने पे हम कैसे बताएंगे कि कौन सा क्षार प्रबल है और कौन सा क्षार दुर्बल है, इसका आकलन वहीं पे किया जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे pH मान या pH पैमाना। ठीक है, अभी के लिए आप इतनी जानकारी रखिए कि जो यौगिक जल में घुल के अधिक संख्या में OH आयन देते हैं अब पूरी आयनित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षारक। और जो जल में घुलकर कम संख्या में आयन देते हैं OH माइनस और पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षारक। विथ एग्जाम्पल आप इसको याद रखेंगे। जब मैं सोरेंसन का pH पैमाना पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या स्टडी किया, क्षारक की परिभाषा, फिर आपने पढ़ा कि क्षारक और क्षार में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद से आपने पढ़ा कि क्षारों के प्रकार क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेस, फर्स्ट वन इज स्ट्रांग बेस, सेकेंड वन इज वीक बेस। ठीक है, इसके बाद से हम नया टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो होगा हमारा क्षारों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अधिक से अधिक अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करिए ताकि जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको कम से कम यह ज्ञान मिले और वो अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच।